संसद, उस दिन मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आप लोग को कि डेमोक्रेसी जो है पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द विश्व का प्रसिद्ध राजनीतिक प्रणाली। डेमोक्रेसी को कल उस दिन डिक्टेट भी किया गया था कि डेमोक्रेसी इज द टू टाइप्स, फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक और नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, बट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बाय रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? एनिमीज अप्रत्यक्ष, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी, प्रतिनिधि शासन, ठीक है, ही कहा जाता है। थोड़ा सा तो कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा समझिएगा, फिर आगे हम बात करेंगे इस पर। प्रतिनिधि शासन पॉपुलेशन के बेस पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन पॉलिटिकल सिस्टम पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉसिबल है। अब इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कारण जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 79, अपर हाउस प्लस लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट। क्लियर? ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेकर चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ये है, ठीक, बट पॉलिटिकल थियोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। संसद लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, ठीक। यहां तक तो समझ में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों से सिर्फ इतना ही है, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि पार्लियामेंट इज ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक। आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग कैसे डिफाइन, मैंने एक इशूज यहां पर डिफाइन किया है कि पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यानी संसद लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। क्लियर? और जब संसद लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है तो ऐसी स्थिति में आप कैसे डिफाइन करेंगे कि पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ 3 ऑर्गन्स, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। बट पॉलिटिकल थियरी, यानी अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल थियरी या अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी मींस कि संसद लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। और अगर संसद लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है तो 2013 या 14 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था संसद का पतन, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर संसद का पतन करके पूछ रहा है क्वेश्चन, तो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का अगर स्थिति देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट की सिचुएशन को अगर देखते हैं, तो कैसे हम देखेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि संसद का पतन हो रहा है? क्या इस बेस पर हम संसद के पतन को एनालाइज कर सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिस तरह से पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम पार्लियामेंट की सिचुएशन को डिफाइन कर सकते कि पार्लियामेंट का डिक्लाइन हो रहा है, या पार्लियामेंट जिस बिल्डिंग को कहा गया उसके क्या कहा जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस में कन्वर्ट होता जा रहा है?
और अगर हिस्टोरिकल प्लेस या पार्लियामेंट को अगर हम बिल्डिंग मान के चल रहे हैं तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2014 में फर्स्ट टाइम दैट इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द एंट्री ऑफ पार्लियामेंट, तो क्यों दंडवत होते हैं? क्या उस बिल्डिंग को देखकर प्रधानमंत्री दंडवत हो गए? और क्या अगर उस स्थिति के अकॉर्डिंग अगर उनको देखा जाए तो क्या पार्लियामेंट की स्थिति यही है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक पॉलिटिकल थॉट लेकर चल रहे हैं, और उस पॉलिटिकल थॉट को अगर समझ लेंगे तो पार्लियामेंट के डिक्लाइन या पार्लियामेंट को सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं जी। हाँ, उसी को रिलेट करके है एक्सप्रेशन एंड स्पीच, समझ रहे हो? तो एक्सप्रेशन एंड स्पीच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर? अब इस पूरे थॉट को समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें है सी.एस. मिल, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर। इनकी किताब, बहुत किताबें हैं लेकिन हमको डेमोक्रेसी की सिस्टम को लेकर चलना है। इनकी एक किताब, फेमस किताब है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की इनकी किताब है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ये इंपॉर्टेंट मानते हैं, इस सेंस में इंपॉर्टेंट मानते हैं कि विदाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। यानी बिना प्रतिनिधि शासन के व्यक्ति का जो आत्म विकास है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर व्यक्ति के आत्म विकास के लिए या व्यक्ति का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, आत्म विकास करना है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अनुसार है तो व्यक्ति का आत्म विकास होगा। क्लियर? अब इस सिचुएशन को समझिए। बट स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के लिए मिल किस चीज की डिमांड करता है? लिबर्टी की। लिबर्टी की एनिमीज लिबर्टी, पहली बात की लिबर्टी एंड फ्रीडम। किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता लिबर्टी है, तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम क्या है? किसी कार्य को नहीं करने की स्वतंत्रता फ्रीडम है। ठीक, पहली बात समझ लीजिए कि लिबर्टी इज इक्वल टू absence of controlling, absence of controlling मीन्स प्रतिबंधों का अभाव है। क्लियर? लिबर्टी इज इक्वल टू absence of controlling, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होना। समझिएगा पहली बात। मिल के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी कंपलसरी है। अब लिबर्टी को उसने टू पार्ट में डिफाइन किया। ठीक, एक है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, एंड सेकेंड लिबर्टी ऑफ वर्क, एंड लिबर्टी ऑफ वर्क इज कार्य की स्वतंत्रता। और लिबर्टी को दो भागों में डिवाइड कर, लिबर्टी ऑफ वर्क को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक सेल्फ वर्क एंड दूसरा अदर वर्क। सेल्फ वर्क में है नो इंटरफेयर ऑफ द स्टेट, बट अदर वर्क इज द इंटरफेयर ऑफ द स्टेट, इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। क्लियर? अब क्वेश्चन मेरा यह है कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच क्या है? पीटी का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, व्हाट इज द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच? बड़ा स्वतंत्रता, छोटा स्वतंत्रता। अरे तुम लोग को ना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, और जो तुम लोग 19 बता रहे हो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है।
अब समझ में आ रही है बात? तो इससे, इस कंडीशन से क्या आप डिफाइन कर रहे हैं 1901 से? इसको अगर पढ़ा जाए तो इससे क्या तुमको दिमाग में क्या घुस रहा है? इसका मतलब यह निकलता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वह एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि लिमिटेड राइट है। और दूसरी बात कि अगर लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है जो आर्टिकल 105 है, अगर यहां पर अगर फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पर, फंडामेंटल राइट पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सुपरसीड कर जाएगा। ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। इसका मतलब कि अब दूसरी जो सिचुएशन जहां से हमको प्रूव करना है ले जाके कि पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, अगर उसको अगर हमको प्रूव करना है, क्या लिबर्टी कहां पर अकॉर्डिंग टू मूल कहां मिलेगी? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में। और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनने वाला जो हाउस है वही तो पार्लियामेंट है। अब प्रूफ हो गया कि नहीं कि पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू? हो गया ना कि यहां से भाई मिल क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ वर्क, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। अब सुनिएगा, पूरा थॉट सुन लीजिएगा और इस पूरे थॉट को पार्लियामेंट पर ले जाकर इंप्लीमेंट कर लीजिए, पहले बना लीजिए फिर। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पब्लिक, ठीक। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लो। डेमोक्रेसी को अगर डेमोक्रेसी को अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी को हम बहुत वाइड कंसेप्ट में भी लेकर चलते हैं और बहुत शॉर्ट कंसेप्ट में भी लेकर चलते हैं, ठीक। शॉर्ट कंसेप्ट में डेमोक्रेसी इज द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक। एंड डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पब्लिक, क्लियर। पब्लिक इज द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक। बट जब वाइड कंसेप्ट में हम डेमोक्रेसी का एनालिसिस करते हैं, हम वाइड कंसेप्ट में डेमोक्रेसी को अगर एनालाइज करते हैं तो डेमोक्रेसी इज द लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल फॉर एवरीवन, आइदर पब्लिक या। बट हाउ कैन पॉसिबल, हाउ कैन डिफाइन दिस क्लास आर डेमोक्रेसी, माई सोसाइटी इज द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, माई फैमिली इज द डेमोक्रेटिक, हाउ कैन डिफाइन? कैसे डिफाइन करोगे कि ये क्लास लोकतांत्रिक है? कैसे आप डिफाइन करोगे कि आपका परिवार डेमोक्रेटिक है? कैसे डिफाइन करोगे कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वह सोसाइटी डेमोक्रेटिक है? इसके लिए अब कई डायमेंशन हम लेके चलते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोस प्लस क्रेसी, डेमोस का मतलब पब्लिक, अक्रेसी का मतलब रूल, लैटिन वर्ड्स। तो डेमोस प्लस क्रेसी, डेमोस इज इक्वल टू पब्लिक, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट। इसको अगर हम दो कंसेप्ट में लेकर चले, एक कंसेप्ट है शॉर्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी और एक है लॉन्ग या वाइड व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, क्लियर। शॉर्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक। बट वाइड या लॉन्ग व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज द लाइफ स्टाइल एवरीवन, क्लियर। अब अगर लाइफ स्टाइल को, तो लाइफ स्टाइल के रूप में डेमोक्रेसी का मतलब होगा इक्वलिटी एंड लिबर्टी से, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। अब सोसाइटी डेमोक्रेटिक है या नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हम कहें कि अगर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ये मान लिया जाए
नैरो व्यू ऑफ डेमोक्रेसी या शॉर्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये डेमोक्रेसी है तो हम अपने फैमिली को डेमोक्रेटिक नहीं प्रूफ कर सकते, क्योंकि क्या हेड ऑफ फैमिली का चुनाव होता है? नो। ठीक। लेकिन जब हम अपने फैमिली को डेमोक्रेटिक प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं? दो कंसेप्ट उठा के चल रहा हूं। पहला कंसेप्ट है कि एक फादर है एक परिवार के, जिसमें अगर उसका पुत्र कुछ उसको बोलता है तो तुरंत फादर डांटते हुए बोलते हैं, ए चुप रहो। तो पुत्र कहता है कि माय फादर इज डिक्टेटर, है? कहते हैं कि नहीं? माय फादर इज हिटलर, माय फादर इज, माय फैमिली इज डिक्टेटर फैमिली, कहते हैं। लेकिन एक फैमिली ऐसी भी होती है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। हेड ऑफ फैमिली कहता है, ये आज हमारे घर पर ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम पर अपना व्यू बताइए। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया, आपसे पूछा गया, ओपिनियन माना गया। इसका मतलब कि परिवार के सभी मेंबर क्या है? इक्वलिटी। और फिर लिबर्टी दी गई कि सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया गया। कोई प्रतिबंध नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिबर्टी रखी गई है ना, फ्रीडम नहीं है। अब ऐसी स्थिति में तब जब सबसे पूछा जाता है, माय फैमिली इज द डेमोक्रेटिक फैमिली, माय फैमिली इज द लिबरल फैमिली, कहते हैं कि नहीं? अब यही चीज, अगर डेमोक्रेसी का मतलब ये इक्वलिटी एंड लिबर्टी है, तो डीपीएसपी का कंसेप्ट क्या है? डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक। और ये का कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, और ये है न्यू इंडियन सोसाइटी। अब समाज में सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी ना हो, लिबर्टी ना हो, तो क्या समाज में यूनिटी, इंटीग्रेशन एंड फ्रेटर्निटी का एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है? ठीक। तो राजनीतिक व्यवस्था, ये जो पॉलिटिकल से कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड द पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या वो उस पॉलिटिकल सिस्टम के बेस पर, या पॉलिटिकल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर एस्टेब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देते हैं कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इस प्रकार से गवर्न करें? यानी मींस डीपीएसपी, ग्रुप ऑफ पॉलिसी एंड प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट पॉलिसीज। तो स्टेट या गवर्नमेंट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि डीपीएसपी में जितने भी प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन प्रिंसिपल को अपने पॉलिसीज में एडॉप्ट करिए। और जब अपने प्रिंसिपल में एडॉप्ट करिए तो उससे क्या होगा कि भारत का जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है, उस ट्रेडिशनल सोसाइटी के स्थान पर एक नवीन भारतीय समाज का निर्माण होगा। ठीक। और जब भारतीय समाज का निर्माण, यानी इंडियन सोसाइटी का फॉर्मेशन सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड लिबर्टी के बेस पर होगा, तो उस सोसाइटी में कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, कोई किसी के साथ अनटिचबिलिटी नहीं करेगा, कोई किसी के साथ बेगार नहीं करेगा, तो लोग मिलजुल कर रहेंगे, और तब बंधुत्व की क्या होगी? अपना होगी। इसलिए अगर किसी समाज में अनइक्वलिटी ज्यादा है, तो उस समाज में डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो होंगे वह ज्यादा इफेक्टिव डालेंगे। क्लियर? अब अगर डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी लाइफ स्टाइल को लेकर अगर हम डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को चलते हैं, और यहां पर मिल अगर ये कहता है कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, इस कंसेप्ट की बात, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समाज के सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर समाज की मेजॉरिटी या सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट या ग्रुप
किसी एक व्यू को एक्सेप्ट कर ले, एक व्यू को एक्सेप्ट कर ले, तो उस व्यू को समाज के कमजोर लोगों को भी एडॉप्ट करने के लिए प्रेशर डाले। ऐसा नहीं होता। इसलिए मिल यहां तक कहता है कि समाज के सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर मेजोरिटी के व्यू को ही अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम मान ले, डेमोक्रेटिक स्थिति मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या निकलेगा? ऐसी स्थिति में रिजल्ट यही निकलेगा, यही रूल्स रिजल्ट की पोजीशन होगी कि मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को डोमिनेट कर रही है। ठीक, इसलिए मिल कहता है कि अगर समाज के 99 लोग किसी एक व्यू पर, किसी एक विचार पर अपने विचार रखते हैं, तो उन 99 लोगों को, यानी उन बहुमत के लोगों को इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने विचारों को उस एक व्यक्ति पर थोपे, क्योंकि हो सकता है कि जिस सत्य को वह एक व्यक्ति जानता है, उस सत्य को 99 लोग नहीं जानते। और अगर एक व्यक्ति को अपने विचारों को देने का अवसर नहीं दिया जाता है, तो समाज उस सत्य से वंचित हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को अपने अपने विचारों को व्यक्त करने का क्या होना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। और इसी स्थिति को लेकर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में यह विचार रखा गया कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, और इसका प्रयोग करके सत्ता पक्ष, अपोजिशन, यहां तक कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। ठीक, तो उस पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं, सभी मेंबर इक्वल हैं, सभी मेंबर को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया, और सभी को विचारों को व्यक्त करना। डेमोक्रेटिक वैल्यू बना कि नहीं बना? ठीक, अब सिचुएशन है कि विचार एवं अभिव्यक्ति सभी लोगों को दिया गया, सभी लोगों को विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया गया। और यह स्थिति आपके पार्लियामेंट में लगभग 2 दशकों तक, 1950 से लेकर 1970 तक यह स्थिति थी। ठीक, इसलिए उस समय 2 दशकों तक पार्लियामेंट की जो पोजीशन थी वह टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मंदिर था। और उसी लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार, या मिस कि पहली बार, सिर्फ अभी प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, फिर भी सदन में जाते हैं, और सदन में जाने के बाद उन्होंने जो पार्लियामेंट की स्टीयर्स था उसका दंडवत प्रणाम किया, सिर्फ बिल्डिंग के नाते नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट सिर्फ बिल्डिंग नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब। अब सिचुएशन दूसरी समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र मजबूत होगा, आपका लोकतंत्र साउंड होगा, आपका लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, यह तब होगा जब सदन में सभी सदस्यों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। बहुमत कभी भी अपोजिशन को इग्नोर नहीं करेगी, चाहे अपोजिशन पावरलेस हो, मेजोरिटी में हो, या किसी भी तरीके से, क्योंकि अपोजिशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू रूल, अपोजिशन के लिए 1/10 मेंबर होना कंपलसरी है, तभी रिकॉग्नाइज अपोजिशन उसको माना जाएगा। क्लियर? अब इस स्थिति में या इस सिचुएशन में हम स्टार्टिंग की फेज की बात करते हैं, लगभग 1950 से लेकर 1970 तक। ठीक है, तो 1950 से लेकर 1970 तक भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जनता कांग्रेस का सपोर्ट करती है। रीजन क्या था? रीजन सिर्फ एक ही था कि भारत को ब्रिटिश उपनिवेश काल से मुक्ति कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन से हो रहा था। ठीक, इसलिए जनता का विश्वास कांग्रेस में था, कांग्रेस का परफॉर्मेंस राष्ट्रवाद को बढ़ाने में था। ठीक, उस समय सत्ता पक्ष और अपोजिशन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करके पार्लियामेंट की भूमिका या पार्लियामेंट को नेशनल बिल्डिंग में के निर्माण में सहयोग कर रहे थे। राष्ट्र निर्माण की भूमिका में संसद की स्थिति को एनालाइज कर रहे थे, दे रहे थे।
और अगर संसद के स्थिति को दे रहे थे, यानी अपोजिशन राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा था, सत्ता पक्ष अपना योगदान दे रहा था। सत्ता पक्ष इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि अगर हम अपोजिशन के विचारों को नहीं सुनते हैं, हम अपोजिशन के विचारों को नहीं मानते हैं, तो हम अपनी गलतियों को नहीं सीख सकते, हम अपनी गलतियों को नहीं जान सकते, और बिना गलतियों को जाने हुए हम राष्ट्र निर्माण में या नेशनल बिल्डिंग में हम अपनी भूमिका को सही रूप में संचालित नहीं कर सकते। और विपक्ष जानता था कि बिना बिना सरकार का सहयोग किए हुए हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका नहीं दे सकते। इसलिए राष्ट्र निर्माण में सत्ता पक्ष को सही रास्ता दिखाना विपक्ष की अपनी भूमिका थी। अब इस स्थिति में पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना अटल बिहारी वाजपेयी संसद में करते, और संसद में करते हुए, संसद में विचार देते हुए कहते हैं कि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। देश की जनता की स्थिति को सुधारने के लिए हमें किसानों की स्थिति को सुधारना होगा। पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना हो रही है, सरकार की वे नीतियां जो किसानों के विरुद्ध हैं। और जब किसानों के विरुद्ध ये नीतियां थी, तो पंडित नेहरू भी अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और फिर बाद में बाहर निकलते हुए कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं कि आज तुमने बहुत अच्छा बोला। इसका मतलब कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के व्यू को, दोनों एक दूसरे के विचारों को जानते समझते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में इतना चूर है कि विपक्ष की किसी भी आरोप का, किसी भी स्थिति का सही जवाब नहीं देती है, उसकी आलोचनाओं को सही रूप में नहीं ले रही है। और मेरा तो एक दृष्टिकोण है, मेरा अपना मानना है कि क्या 5 साल में कोई भी सरकार कोई भी एक अच्छा कार्य नहीं कर सकती जिसके कारण अपोजिशन यह कह सके कि सरकार का यह कार्य अच्छा है। 5 साल में कोई भी तो एक कार्य ऐसा हो सकता है जिससे कि सरकार या राष्ट्र या देश की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। क्या सरकार 5 साल में कोई भी एक अच्छा कार्य ना करे जिसमें विपक्ष कहे कि नहीं, सरकार का यह कार्य अच्छा है? और वही चीज सत्ता पक्ष पर भी लागू होता है। क्या सत्ता पक्ष विपक्ष में या 5 साल में विपक्ष की किसी भी आलोचनाओं को इस रूप में न स्वीकार करे कि हाँ, वास्तव में हमसे गलती हुई है, ये हमारी कमियां हैं? इसका मतलब तो दोनों हुआ कि सत्ता पक्ष भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है, विपक्ष भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है। दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह अपने राजनीतिक दलों की स्थिति के रूप में कर रहे हैं। कि स्थिति में संसद की भूमिका लोकतंत्र के मंदिर के स्थान पर हटकर राजनीतिक दलों के स्वार्थ पूर्ति स्थल के रूप में परिवर्तित। सदन के अंदर सदस्यों का जो आचरण होता है, क्या वह लोकतंत्र की मर्यादा है? क्या वह लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप है? किस तरह से सदन के अंदर सदस्य अपने आचरण करते हैं, क्या उससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या संसद के सदस्य, अभी हाल ही में टीएमसी की एक नेता है जिसको प्रूफ किया गया कि वो पैसा लेकर प्रश्न पूछती हैं, ये लोकतंत्र के गरिमा के अनुरूप है? जिस तरह से असंसदीय भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर किया जाता है, उस सदन के अंदर इस सदन को लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिया गया है, और यह लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, अगर ये महत्वपूर्ण तत्व, तो क्या लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का मिसयूज आपके सदस्य नहीं कर रहे हैं? अब ऐसी स्थिति में ये कैसे कहा जा सकता है कि संविधान के लागू होने के 2 दशकों तक जिस संसद को हम लोकतंत्र के मंदिर के रूप में कहते थे, लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्थापित करते थे, जिस प्रकार से उस मंदिर में प्रवेश करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का विषय था, क्या वह गौरव आज बचा हुआ है? यहां तक कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सदन के अंदर नोटों का जिस तरह से बंडल दिखाया जाता है, जिस तरह से असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, क्या उससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा? ऐसी स्थिति में
जिस जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से संसद का निर्माण होता है, वे जनता के प्रतिनिधि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सदन की कार्यवाही कई सत्रों तक नहीं चलने देते। क्या उससे जनता के गाढ़ी कमाई या जनता के परिश्रम से उत्पन्न हुए संसद के जो खर्चे हैं उससे लॉस नहीं? ये सभी स्थितियां ऐसी हैं जो संसद की गरिमा को नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि संसद की गरिमा को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही। और यही है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। यही क्या है? यही संसद का पतन है। यानी मीन्स कि संसद के अंदर सदस्यों का जो आचरण है, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी को पहले सदन में अपने विचारों को व्यक्त करना नहीं आता, अनुभवी राजनीतिज्ञ के समान वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो क्या सदस्यों को चाहिए कि उनकी अनुभवहीनता का मजाक उड़ाए? हर व्यक्ति, हर सदस्य को बोलने का विचार देना चाहिए, हर पक्ष को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, चाहे वह बहुमत में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे निर्दलीय हो। तभी वास्तविक अर्थों में जाकर हमारा लोकतंत्र दिन पर दिन क्या होता जाएगा? मजबूत होता जाएगा, साउंड होता जाएगा। इसलिए कभी भी ये मत कहिएगा कि संसद उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनने वाली एक संस्था है। संस्था इस सेंस में है कि जब संवैधानिक प्रक्रियाएं चलेंगी तो कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संसदीय प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तीनों अंग इस पूरी भूमिका में अपने रोल को स्पष्ट कर दे, है कि नहीं? इसीलिए कोई भी विधेयक अधिनियम के रूप में तभी परिवर्तित होता है जब उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति उस विधायी प्रक्रिया में अपनी सहमति को दे देते हैं। फिर भी कुल मिलाकर हम संसद के मूल्यों की स्थिति का क्रिटिसिज्म करते हैं, संसद की स्थिति को एनालाइज करते हैं, और इस स्थिति के अनुसार संसद ने जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखा, जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को स्थापित रखा, उस लोकतंत्र से, उस जीवित या उसकी भूमिका के कारण आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। तो दोनों स्थितियां हैं, संसदीय प्रक्रिया या संसदीय स्थिति के अनुसार उन स्थितियों का पालन किया जाए तो संसद के लिए या जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और लोकतंत्र के लिए यह स्थिति इसलिए आवश्यक है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर एक कंसेप्ट कहते हैं संसदीय प्रजातंत्र को लेकर। डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय प्रजातंत्र के संबंध में एक विचार यह दिया कि संसदीय प्रजातंत्र का महत्व इसलिए है, सुनिएगा, क्योंकि इस संसदीय प्रजातंत्र में समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दे देता है। इसलिए संसदीय प्रजातंत्र को महत्व मानते हुए, संसदीय प्रजातंत्र की स्थिति को महत्व मानते हुए अंबेडकर ने संसदीय प्रजातंत्र का समर्थन किया। दूसरी तरफ कभी कभी अगर अंबेडकर के विचारों को अगर देखें तो अंबेडकर के विचार के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें समाज के सभी लोगों को, सभी स्थितियों को, सभी लोगों को, चाहे वह कमजोर हो चाहे शक्तिशाली हो, अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दे दिया। तो इस पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, इस पर एक विचार खड़ा होता है कि गांधी के राजनीतिक दर्शन से, गांधी के राजनीतिक विचारों से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि गांधी के विचारों से और गांधी के विचारों में सत्य और अहिंसा एक ऐसा मूल मंतव्य है जिसे समाज के सभी कमजोर से कमजोर लोगों को अपने विरोध करने का ढंग सिखा दिया। इसलिए गांधी के विचारों का इंपैक्ट है, गांधी के विचारों का प्रभाव है, और गांधी के विचारों का एक रीजन ये भी है। तो अगर गांधी के विचारों और अंबेडकर के विचारों की बात करें तो संसदीय प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था समाज के प्रभावशाली लोगों के हाथों की खिलौना नहीं बनेगा, बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए सुचारू रूप से संचालित करने का एक अवसर देगा। और इस अवसर के कारण
लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र जीवन का एक स्थिति है, जीवन पद्धति है। इसलिए डेमोक्रेसी को अगर वाइड कंसेप्ट पर लेकर चलते हैं, एक व्यापक अवधारणा के आधार पर लेकर चलते हैं, तो इस स्थिति पर हम लोकतंत्र को कह सकते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ शासन प्रणाली नहीं है, एक जीवन पद्धति है कि नहीं। इसलिए संसद का जो गठन है, संसद की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार संसद की जो पोजीशन है, संसद की जो स्थिति है वह यह स्थिति क्यों आई कि संसद जिसे हम लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्थापित करते हैं, वह संसद आज राजनीतिक दलों के स्वार्थ पूर्ति, उसका सिर्फ एक कारण नहीं, कई कारण है। उसका कारणों में सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दे जब भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को इग्नोर करके इस स्थिति, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजनीति का अपराधीकरण। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, पार्लियामेंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव है। पार्लियामेंट इज ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है लॉ फॉर्मेशन, लॉ और पॉलिसी फॉर्मेशन, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा। लेकिन एक कंसेप्ट आता है प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट को लेकर, वह है डेलीगेट लेजिस्लेशन, प्रदत्त विधायन, डेलीगेट लेजिस्लेशन या प्रदत्त विधायन। और प्रदत्त विधायन में क्या होता है कि विधायिका अपने दायित्व को स्वयं पूरा न करके इसे कार्यपालिका को सौंप देती। यानी प्रदत्त विधायन का मतलब होता है कि विधायिका को जो दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्वों का निर्वहन विधायिका स्वयं न करके किसको सौंप दी है? कार्यपालिका को। रीजन क्या है कि वर्तमान समय में क्या विधायिका के सदस्य इतने योग्य हैं कि वह संविधान की जटिलताओं या कानून की जटिलताओं को सही रूप में समझ पा रहे हैं? एक रीजन तो यह है। दूसरे तरफ जब संसद के सदस्य सदन के अंदर अपने आचरण, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति को लेकर करते हैं, तो सदन के पास इतना समय कहां है कि वह प्रभावी विधि निर्माण कर सके। ये तो स्थिति है। इसलिए ये तो कहा जा सकता है कि विधायिका एनिमीज की सदन के अंदर, इसलिए कई बार वर्तमान सरकार के कई अवसर ऐसे आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सदन के अंदर परिचर्चा करते हुए, सदन में विचार देते हुए ये विचार देते हैं कि आप सभी लोग, चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सदन के अंदर उपस्थित होकर अपने विचारों को व्यक्त करें और सदन का मार्गदर्शन करें, जिसके कारण सदन राष्ट्र निर्माण में, सदन राष्ट्र के प्रभावी विकास में अपनी भूमिका का सही रूप से आकलन कर सके। ये स्थिति है। तो अगर विधायिका अपने सही रूप में आकलन तभी कर सकती है जब विधायिका के सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठेंगे। दलगत भावना से क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे और विधायिका के सदस्य होने के नाते राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का सही रूप में पालन करें। राजनीति के अपराधीकरण के कारण, सुनिएगा, राजनीति के अपराधीकरण के कारण विधायिका के जो सदस्य बनते हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। तमाम आंकड़ों से अगर देखा जाए, तमाम उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो कोई भी राजनीतिक दल इससे धुला हुआ नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को यह नहीं कहा जा सकता कि वह धुला हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अगर सदन के अंदर अगर शामिल होंगे, सदन के अंदर उपस्थित होंगे, तो क्या उस सदन से आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनता के कल्याण के लिए एक प्रभावी कानून का निर्माण कर सकेगी? स्थिति तो वही होगी कि व्यक्ति पेड़ की जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। तो क्या विधायिका के सदस्य जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटना शुरू करेंगे? ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के अंदर
जो सदस्यों विधायिका के मूल्यों को क्या कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक,